यस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर कि भी ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं रीडिंग चालू कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट इनफ टू रियलाइज व्हाट एन ऑडिटर शुड बी। ठीक है, ये जानना बहुत डिफिकल्ट है कि ऑडिटर क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑडिटर के इतने डाइवर्स काम हैं, इतने सारे अलग अलग तरीके के काम हैं, इतनी सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑडिटर को लेके कि हमको समझ नहीं आता कि हमारे में मतलब सीए में होना क्या चाहिए। हमसे लोगों ने इतने एक्सपेक्टेशन कर ली कि भी सीए ने कुछ गलत नहीं करना चाहिए, सीए से कुछ छूटना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट इनफ टू रियलाइज व्हाट एन ऑडिटर शुड बी। ऐसा हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि ऑडिटर क्या होना चाहिए, मतलब उसमें इतनी सारी खूबियाँ जरूरी है कि क्या बताएं। He is concerned with the reporting on financial matters of business and other institution. ऑडिटर काय से कंसर्न है? फाइनेंशियल मैटर्स से कंसर्न है, करेक्ट ना? कि जो बिजनेस मेरे क्लाइंट का है उसमें जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उससे मेरे को मतलब है। अब वो क्लाइंट के घर में मान लो घरेलू प्रॉब्लम चल रही है, मान लो क्लाइंट के दो भाई है और उनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं, उससे ऑडिटर इतना कंसर्न नहीं है। ऑडिटर काय से कंसर्न है? फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द बिजनेस से। ठीक है, financial matters inherently are to be set with the problems of human fallibility, errors and frauds are frequent. अभी फाइनेंशियल मैटर्स जो है, ठीक है, उनमें इनहेरेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगे कि उनमें एरर हो सकते हैं, उनमें फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अभी देखो ये यहाँ से, अभी देखो यहाँ से ना, ये यहाँ से यहाँ तक ना आप काट सकते हो, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में द क्वालिटीज रिक्वायर्ड। अभी अकॉर्डिंग टू डिक्सी, डिक्सी कौन है? डिक्सी एक आदमी है जिसने ये क्वालिटीज दी है। डिक्सी जो मैंने इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था ना, IIAASB बोर्ड जो था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वाला जो बोर्ड था, उसका एक ये व्यक्ति है डिक्सी करके, जो उसमें फाउंडर में था। तो उसने ये क्वालिटीज बताई है। ठीक है, क्या क्वालिटीज बताई है इसने? द क्वालिटीज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्सी आर टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, सो ये सब क्वालिटीज किसने बताई है? डिक्सी ने बताई है। क्या क्या क्वालिटीज है? टैक्ट मतलब क्या कि ऑडिटर जो है वो टैक्टफुल रहना चाहिए, ठीक है, मतलब चालाक रहना चाहिए, ऐसा सीधी गाय जैसा सामान नहीं रहना चाहिए, मतलब एकदम सिंपल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसको घुमा के चले जाएंगे। ठीक है, कॉशन, कॉशन मतलब ऑडिटर को हर बार ये मन में एक कॉशन मतलब सावधान, एक सावधानी रहनी चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ इसमें हो सकता है। वो एक क्लियर माइंड लेके नहीं चलना चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको एक अंदर एक ना कॉशन का सिंबल होना चाहिए कि यार शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फर्मनेस मतलब क्या कि ऑडिटर ने जो बोला वो एकदम सोच समझ के पूरा जांच पड़ताल करके बोला, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा और बाद में एक्ट में जाके देखा तो कुछ और ही लिखा है, ऐसा नहीं है। उसको अपनी सारी रिसर्च करके फर्मली उसको बोलना है, उसका अपने ओपिनियन के ऊपर फर्मनेस रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आज कुछ बोल रहा कल कुछ और बोल रहा। उसका गुड टेम्पर रहना चाहिए, मतलब वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज जाकर झगड़े झंझट हो रहे, ठीक है, ही स्कोल्डिंग, ही शाउटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब क्या? इंटीग्रिटी मतलब उसका एक है ना अपना एक ईगो होना चाहिए, मतलब he should be honest, he should not be involved in corruption, fraud kind of thing। ठीक है, डिस्कशन, डिस्कशन मतलब वही कि उसका खुद का कुछ ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री पॉइंट आप जो है वो काट दो, ये पॉइंट आपको काटना है। ठीक है, जजमेंट मतलब उसका हर चीज पे एक जजमेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है देख लो ना आप अपने हिसाब से कर लो, ये नहीं चलेगा। उसका खुद का भी एक जजमेंट रहना चाहिए, उसमें पेशेंस रहना चाहिए, उसका क्लियर हेडनेस रहना चाहिए। क्लियर हेडेडनेस मतलब कि वो जो कर रहा है उसके दिमाग में वो क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस वो फ्लो में कर रहा है, उसको कुछ क्लैरिटी नहीं कि वो कर क्या रहा है। एंड लास्ट है रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल रहना चाहिए। ऑडिटर ने जो बोला वो रिलायबल रहना चाहिए। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है जो आपको इसमें लेना है। इन शॉर्ट, ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ अ गुड ऑडिटर। मतलब इन शॉर्ट बात करें तो जितनी भी पर्सनल क्वालिटीज है, ठीक है, दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ अ गुड ऑडिटर। सिंपल है, एक अच्छे बिजनेसमैन में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, इन शॉर्ट वो सारी क्वालिटीज ऑडिटर में होनी चाहिए। तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में दो पॉइंट अपन एकदम क्लियरली समझ गए। एक क्या कि द क्वालिटीज रिक्वायर्ड, डिक्सी के हिसाब से क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड थी, ये हमने जो लिखे, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस, ठीक है, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, ये सारे आप एक जगह पे एक बार एक रफ पेज पे लिख लो, आपको सब कुछ अपने आप लर्न हो जाएगा वो क्वालिटीज। और फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि एक अच्छे बिजनेसमैन में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो ये अच्छे ऑडिटर में होनी चाहिए। उसके बाद में आता है In addition, he must have the shine of the culture for attaining a great height।
ठीक है, उसमें ना कल्चर होना चाहिए। कल्चर मतलब उसका रहन सहन अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वो ऑफिस में आ रहा है और मान लो बरमूडा में आ रहा है, शॉर्ट्स में आ रहा है, वो सही नहीं है ना। उसका खुद का एक अच्छा कल्चर रहना चाहिए। तो इन एडिशन ही मस्ट हैव द शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट। ही मस्ट हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके पास में हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी रहना चाहिए, जो कि बैक्ड है विथ अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या, कि वो क्लाइंट के कोई भी एम्प्लॉय या क्लाइंट के मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं उन सब से वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसका कोई रिलेटिव है या कोई उसका बहुत खास फ्रेंड है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका नेचर क्या होता है ना। आप जब ऑडिट पे जाओगे ना बच्चों आगे सीए बनने के बाद में, तो क्या होगा कि आप जैसे जैसे सालों साल ऑडिट कर रहे हो ना, आपके क्लाइंट से रिलेशन बन जाएंगे, आपका उससे अच्छा रिलेशन बन जाएगा। वो आपको शादी में बुलाएगा, वो आपको अपने पर्सनल फंक्शन में बुलाएगा। फिर क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंस हर्ट हो गया। अब आप कोई भी गलत कमेंट अगर अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालोगे तो आपके रिलेशन स्पॉइल हो जाएंगे। तो आपका इंटीग्रिटी जो है वो बैक्ड रहना चाहिए बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। ठीक है, एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। इन फैक्ट द कोड ऑफ एथिक्स मेंशंस इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस एज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है सर? कोड ऑफ एथिक्स क्या है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ एथिक्स इशू किया है सीएस के लिए, कि उनको किस तरीके से बिहेव करना है। ये आपको सीए फाइनल में आएगा। तो कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये तो हर ऑडिटर में रहने ही चाहिए। क्या क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस। ठीक है, he must have a thorough knowledge of the general principles of law which govern matters with which he is likely to be in intimate contact। ये एक खूबी ऑडिटर में होनी चाहिए कि जो भी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गए, इनकम टैक्स हो गए, ये सब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है जिनसे वो क्लोज कांटेक्ट में रहेगा। इंटीमेट कांटेक्ट मतलब क्लोज कांटेक्ट में रहेगा, उसको थरो नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? थरो नॉलेज, ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है, which govern the matters which is likely to be in intimate contact। ठीक है, समझ गए? The Companies Act needs special mention but mercantile law specifically। अभी ये जो है ना, ये आप काट दो, ठीक है, ये आप काट दो, ये अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? He must pursue an intensive program of theoretical education in subjects like फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी क्या बोल रहा है? अभी स्पेसिफिक बोल रहा है कि कुछ ऐसे एजुकेशनल थेरेटिकल एजुकेशन है जहाँ पे इसका अच्छा नॉलेज रहना चाहिए। किसका? ऑडिटर का। वो क्या क्या है? वो है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सो थेरेटिकल एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स, इसमें क्या क्या है? फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, फिर है जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, फिर बिजनेस है एंड कॉर्पोरेट लॉज है, ठीक है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक्स है, एक्सेट्रा। बोथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग and theoretical education are equally necessary for the development of professional competence of an auditor। उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहना चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रहना चाहिए और थेरेटिकल एजुकेशन भी रहना चाहिए, ताकि उसको उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप हो। ठीक है, the auditor should be equipped not only with a sufficient knowledge of the way in which business generally is conducted, ठीक है, but also with an understanding of the special features peculiar to the particular business whose accounts are under audit। उसको मालूम रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो स्टील इंडस्ट्री को ऑडिट कर रहा है, तो उसको स्टील इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या प्रोसेस है, कैसे स्टील का प्रोडक्शन होता है, कैसे रॉ मटेरियल आता है, उसको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो जो पर्टिकुलर अकाउंट्स का वो ऑडिट कर रहा है, उस अकाउंट्स के बिजनेस के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ही शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, he should have an understanding of features peculiar to a particular business whose accounts are under audit। ठीक है, तो उसको नॉर्मल बिजनेस का तो नॉलेज होना ही चाहिए। The auditor should be equipped not only with sufficient knowledge of the way in which business generally is conducted। जनरल बिजनेस कैसे कंडक्ट होता है उसका नॉलेज तो उसको होना ही चाहिए, बट जो क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है उसका पर्टिकुलर क्या स्पेशल फीचर्स है उसका उसको नॉलेज होना चाहिए। The auditor who holds a position of trust must have the basic human qualities apart from the technical requirement। अभी ऑडिटर एक बहुत ट्रस्ट वाली पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता है ऑडिटर एक, राइट। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा पैसा जिस कंपनी में लगा है वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर एक बहुत
ट्रस्ट वाला पोजीशन होल्ड करता है। और जो आदमी ऐसे ट्रस्ट वाले पोजीशन पे है उसके पास में बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट। टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो है कि वो सीए होना चाहिए, उसको बाकी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो लेकिन उसका बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होना चाहिए कि वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ही इज कॉल्ड अपॉन कॉन्स्टेंटली to critically review financial statements, and it is obviously useless for him to attempt that task unless his own knowledge is that of an expert. An exhaustive knowledge of accounting in all its branches is the sine qua non of the practice of auditing. Sine qua non मतलब बहुत जरूरी, ठीक है। तो an exhaustive knowledge of accounting, ये भी important है, exhaustive knowledge of accounting in all its branches। अकाउंटिंग की कितने अलग अलग ब्रांचेस है, बैलेंस शीट, पीएनएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अकाउंटिंग हर ब्रांचेस का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस। ही मस्ट नो थरोली ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, उसको थरोली सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स रहने चाहिए मालूम। ठीक है, और ये लॉर्ड जस्टिस वाला जो पॉइंट है ये आप काट दीजिए। ठीक है, सिंपल है। तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हमने यहाँ पे पढ़ ली। अभी अपन क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर को एक बार सम अप कर देते हैं। आप भी मेरे साथ में रफ बुक में लिख लो भले ही, या स्टिक नोट पे लिख लो, जैसे कंफर्टेबल आपको लगे। ये हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं ताकि अपन इसको जॉट डाउन कर ले और अपने को वो लर्न भी हो जाए लिखते लिखते। ठीक है, पर हम लोग बिना देखे लिखने का ट्राई करेंगे। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू डिक्सी के हिसाब से, ठीक है, डिक्सी कैसे द ऑडिटर शुड हैव द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू डिक्सी द ऑडिटर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। ठीक है, ही शुड बी व्हाट, ही शुड बी टैक्ट। ठीक है, टैक्ट के बाद में हमने क्या पढ़ा था, ही शुड बी टैक्ट, ही शुड हैव इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या था, क्लियर माइंडनेस, है ना, ये एक पढ़ा था। फिर क्या पॉइंट आया था इसमें, और क्या क्या क्वालिटीज थी इसमें, ही शुड बी इंडिपेंडेंट, ही शुड बी रिलायबल। ठीक है, ये सब पॉइंट हमने डिक्सी के पढ़े थे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि उसको नॉर्मल बिजनेस की नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल नॉलेज ऑफ बिजनेस बट ही शुड हैव specific knowledge of special features, specific knowledge of special peculiar features of business of which accounts are audited। राइट है, ये वाला पॉइंट भी था। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। फिर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे कि ही शुड हैव एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, क्या है, एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल नॉलेज। किस चीज का एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए उसको, फाइनेंशियल एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, बिजनेस लॉज। ठीक है, फाइनेंशियल एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर टैक्स लॉज एटसेट्रा। राइट, फिर अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, उसको एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि ऑडिटर शुड हैव बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। वो सेकंड वाले पॉइंट में आ गए। फिर हमने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा था कि यू शुड हैव गुड ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा कि ही शुड हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंड इट्स ऑल ब्रांचेस का उसको पूरा एग्जॉस्टिव उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में, हमने ऊपर में एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि ऑडिटर जो है, ठीक है, उसको शुड, एक पॉइंट और मिस कर रहे हैं अपन ऊपर में, एक सेकेंड, बाकी सब तो लिख लिया हमने। हाँ, पर्सनल जो जितनी भी गुड क्वालिटीज बिजनेसमैन के लिए है, ठीक है, गुड क्वालिटीज required in a good businessman should all be present in a good auditor। ठीक है, डन। तो ये क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर को अपन ने सम अप कर दिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेबल है। ठीक है, चलो।
अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इट्स नथिंग बट कि जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, सीए फॉर्म है, उसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो फॉर्म की क्वालिटी मेंटेन हो, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर 1 में ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर 1 का मेजर पार्ट इसी में आता है, ठीक है। सी हम लोग ऑडिट के चैप्टर नंबर 1 की तरफ है। चैप्टर नंबर 1 जो है ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो हमको ऑडिट से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ऑडिट क्या है, ऑडिटर की क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, ऑडिटर का स्कोप क्या है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ हमने ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ली। अभी ऑडिटर कौन है, ऑडिटर कौन है, से मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। तो मिस्टर ए को किसी कंपनी में अपॉइंट किया गया है एज एन ऑडिटर, राइट है, अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, करेक्ट है बच्चों। वैसे बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल ऑडिटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंडिविजुअल ऑडिटर। बच्चों ध्यान देना, क्या कहते हैं हम इसको, हम कहते हैं इसको इंडिविजुअल ऑडिटर, इंडिविजुअल ऑडिटर, ठीक है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा ये इंडिविजुअल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर जो है वो किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हुआ है और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे तरीके का ऑडिटर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इंडिया में मेजरली 90% ऑडिट ये दूसरे तरीके के ऑडिटर ही करते हैं। अब ये दूसरे तरीके के ऑडिटर कौन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए XYZ एंड कंपनी करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म है, CA फॉर्म है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान देना बच्चों, मेरे साथ बने रहना, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, दिस इज अ CA फॉर्म, बेसिकली दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। इन दिस पार्टनरशिप फॉर्म वी हैव 3 ऑडिटर्स XYZ, ठीक है। ऑल दिस 3 ऑडिटर्स आर से CA, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ बच्चों, ऑल दिस ऑडिटर आर से CA, ठीक है। तो बेसिकली नाउ वी से दैट XYZ एंड कंपनी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सो एंड सो लिमिटेड, करेक्ट है ना। तो 2 तरह के ऑडिटर मैंने बताया, एक ऑडिटर मैंने बताया इंडिविजुअल ऑडिटर, और एक ऑडिटर मैंने बताया आपको पार्टनरशिप फर्म वाला ऑडिटर। अब मेरे को बताइए, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हायरार्की कैसा रहेगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर हायरार्की कैसा रहेगा। पहले मान लीजिए XYZ ये तो पार्टनर्स हो गए, ये कौन हो गए, ये पार्टनर्स हो गए, राइट, ये पार्टनर्स हो गए ना, बराबर ना। ये पार्टनर्स के नीचे मान लीजिए 5 CA इन्होंने एज एन एम्प्लॉय लगा रखे हैं, ठीक है, 5 CA इन्होंने एज एन एम्प्लॉय लगा, ये लोग भी CA हैं लेकिन ये लोग पार्टनर है कंपनी के। अब ये जो CA है, ये CA एम्प्लॉय है कंपनी के, ठीक है। अब ये 5 CA के अंदर मान लीजिए, ये 5 CA के अंदर आप मान लीजिए कम से कम 10 से 20 आर्टिकल्स हैं, क्या है, 10 से 20 आर्टिकल्स हैं। ये 5 CA के अंदर ये सब 10 से 20 जो है ये आर्टिकल्स है, ये सब जो है ये आर्टिकल्स है, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब क्या, आर्टिकल्स मतलब इंटर्न्स, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटर्न्स। आपका CA इंटरमीडिएट होने के बाद में आपको भी किसी फॉर्म में जाके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 2.5 साल 2 साल की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। सो ये स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ये एक CA फॉर्म का स्ट्रक्चर है। क्या फॉर्म, क्या स्ट्रक्चर है, ये एक CA फॉर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर 3 पार्टनर है, इतने सारे एम्प्लॉय है, इतने सारे इंटर्न है। अभी देखो इतनी बड़ी अगर फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म, तो इसका कोई ना कोई लीडर होगा, लाइक है ना, जैसे ये जो 3 पार्टनर है ये इसके लीडर होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये पार्टनरशिप फॉर्म को ह्यूमन रिसोर्सेज पूरा हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ये जो 5 एम्प्लॉय इन्होंने लगा रखे हैं, ये जो 10 आर्टिकल इन्होंने लगा रखे हैं, करेक्ट है। फिर इनकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इनकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, करेक्ट है ना बच्चों। इनको देखना पड़ेगा कि सब लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो भी एंगेजमेंट ये लोग लेंगे, एंगेजमेंट मतलब क्या, एंगेजमेंट मतलब जो ऑडिट पे वो गया है उसको एंगेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगेजमेंट, ठीक है। तो एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए ताकि हमको आगे ऑडिट मिले, ताकि हमको आगे ऑडिट मिले, राइट है ना। तो बेसिकली ये चैप्टर 1 में जो टॉपिक अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसके ऊपर है कि जो CA फर्म है, जो CA फर्म है जो किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रही है, ठीक है, उस CA फर्म को कुछ क्वालिटी कंट्रोल अपने फॉर्म में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, कुछ क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट अपने फॉर्म में रखना चाहिए, कुछ क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स अपने फॉर्म में रखना चाहिए।
ठीक है, सीए फर्म को कुछ क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट अपने फर्म में रखना चाहिए ताकि उस फर्म की क्वालिटी मेंटेन रहे और ताकि हमारे सीए की जो डिग्री है, हमारा सीए का जो प्रोफेशन है, हमारे प्रोफेशन का हर बार नाम ऊपर रहना चाहिए। अभी सत्यम में जो स्कैंडल हुआ था उसमें हमारे प्रोफेशन का नाम कितना खराब हुआ था, तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोफेशन का नाम खराब हो, इसी के लिए ये स्टैंडर्ड आया है और इसी के लिए ये पॉइंट आया है कि आईसीएआई ने सीए फॉर्म्स को कुछ क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बोला है, कुछ क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस दी है जो हर फर्म को फॉलो करनी है ताकि आईसीएआई का नाम कहीं खराब ना हो। ठीक है, ये आपको मैंने एक बैकग्राउंड दिया है अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ओके, नाउ लेट अस गो टू स्टडी मटेरियल। ठीक है, नाउ सी एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो जो क्वालिटी कंट्रोल की मैं अभी बात कर रहा था उस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स addressing each of the following elements। जो फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है that should include policies and procedures addressing each of the following elements। तो आईसीआई ने क्या बोला कि आप अपने फर्म में एक पॉलिसी बनाओ, ठीक है, और आपके पॉलिसी के अंदर नीचे दिए गए सारे एलिमेंट्स मौजूद रहने चाहिए। ठीक है, तो एवरी सीए फर्म इन इंडिया शुड हैव अ पॉलिसी एंड अ प्रोसीजर एंड दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड हैव दिस बिलो 6 एलिमेंट्स इन देयर पॉलिसी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मेरे साथ में रफ पेज पे बनाओ। ठीक है, तो आईसीआई ने क्या बोला, आईसीआई लिखो, यहाँ पे आईसीआई लिखो। आईसीआई ने क्या बोला, आईसीआई ने बोला कि प्रिपेयर अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है, ऑन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल। बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी उसमें 6 पॉइंट है। पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने बोला ना कि 3 पार्टनर थे, कितने सारे एम्प्लॉयर, कितने सारे आर्टिकल थे, तो जो पार्टनर है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज रहनी चाहिए ना। तो पहला पॉइंट क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। ठीक है, मतलब जो मैंने ऊपर बोला आपको कि इसमें 3 पार्टनर है, CA-X, CA-Y, ये CA-X, CA-Y, CA-Z, इनमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कौन सा पार्टनर है जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। कंपनी पार्टनरशिप फर्म आपस में डिसाइड कर सकती है ना कि पार्टनर नंबर वाई जो है, मिस्टर जेड जो है, मिस्टर वाई जो है, ये फर्म की क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो फर्म में क्वालिटी चेक करने का जो काम है मिस्टर वाई का रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर वाई को ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है कि उसको क्वालिटी मेंटेन करनी है। करेक्ट है ना, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर व्हाट, फॉर क्वालिटी इन फर्म। फर्म के अंदर क्वालिटी के लिए कौन सा लीडर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। एक मैंने आपको क्या बोला था, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि आपके फर्म में ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या कि भाई आपके फर्म में सीए हायर करने का क्या प्रोसीजर है, आर्टिकल्स हायर करने का क्या प्रोसीजर है, इनको छुट्टी देने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, इनकी जो इनका एजुकेशन है, इनका जो नॉलेज है उसको अपडेट करने का क्या प्रोसीजर है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके क्या है वो भी आप अपने पॉलिसी में डालो। आईसीआई ने ऐसा बोला। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बोला था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। मैंने ये बोला था आपको एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब क्या। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एंगेजमेंट क्या होता है। ठीक है, एंगेजमेंट मतलब क्या, ये देखिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एंगेजमेंट मतलब क्या, मान लीजिए XYZ एंड कंपनी जो सीए फर्म थी, ये जो सीए फर्म थी, ठीक है, दे आर बीन हायर्ड XYZ लिमिटेड का ऑडिटर। तो क्या हुआ, XYZ लिमिटेड के एनुअल जनरल मीटिंग में आपने लॉ में पढ़ा होगा कि एजीएम में XYZ लिमिटेड ने XYZ कंपनी को एज एन ऑडिटर हायर किया। ठीक है, हायर कर लिया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये इन दोनों के बीच में एक एंगेजमेंट हो गया। हम लोग शादी में बोलते हैं ना कि शादी पक्की हो गई, एंगेजमेंट हो गई, वैसा ही इन्होंने ये एंगेजमेंट करके एक वर्ड लाया है। तो आज के बाद में आप कभी भी ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर अगर एंगेजमेंट समझोगे तो आपको वो शादी वाला एंगेजमेंट ध्यान में आना चाहिए कि ऑडिटर की और क्लाइंट की एक तरीके से शादी हो गई है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि इनको अपने एंगेजमेंट में ये परफॉर्म करना है। तो एंगेजमेंट मतलब क्या, एंगेजमेंट मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर टू डू समथिंग इन एनी कंपनी। ठीक है, अब एंगेजमेंट हो सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट का मिले उसको, या फिर कोई भी अश्योरेंस सर्विसेज का मिले, किसी का भी मिल सकता। ठीक है,
तो एंगेजमेंट एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। चलो वापस हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की जो भी एंगेजमेंट इस सीए फर्म को मिला है, जो भी एंगेजमेंट इस सीए फर्म को मिला है, उसको सही तरीके से अच्छे ढंग से परफॉर्म करना है ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई रहे और आईसीएआई का नाम कहीं खराब ना हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में है एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके फर्म में रहनी चाहिए, ठीक है। आपकी फर्म की एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या रहनी चाहिए? एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब फर्म की जो विचारधारा है वो क्या रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये है टाटा कंपनी है, ठीक है। टाटा कंपनीज की, टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है वो एथिकल वैल्यू में बहुत हाई है। दे आर नॉट इनटू चीटिंग, फॉर्जरी। लेकिन हम लोगों ने बाकी दूसरे जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनके नाम सुन रखे हैं कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया, उन्होंने कोई कुछ किया, लेकिन टाटा कंपनी का हमने कहीं भी नाम नहीं सुना हुआ, ठीक है। उसके बाद में है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, मतलब आप क्लाइंट के साथ में जो आपकी रिलेशनशिप्स है, लाइक क्लाइंट्स के साथ में जो भी काम आप कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है। मतलब अगर आपके पास में कोई नया काम आया तो आप झट से बोल देते हो कि हाँ हम कर लेंगे, क्या आपका कोई प्रोसीजर है? क्या आप पहले देखो कि आपको क्या काम करने बोला जा रहा है, वो काम एथिकल है या नहीं है, वो काम सही है या नहीं है। तो आपके फर्म के अंदर क्या प्रोसीजर है, कोई भी काम एक्सेप्ट करने के, कंटिन्यू करने के क्या प्रोसीजर है? सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में आता है मॉनिटरिंग। क्या आता है? मॉनिटरिंग, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है? मॉनिटरिंग। लास्ट हमारा है मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट अभी प्लस को जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो आईसीआई ने क्या बोला सीए फर्म को कि भाई आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, उसके अंदर आप क्वालिटी कंट्रोल के नीचे दिए गए ये 6 एलिमेंट तो डालना ही डालना। इसके अलावा कुछ डालना है आप बिल्कुल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 6 एलिमेंट तो आपको डालने ही है। वो 6 एलिमेंट क्या है? पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, दूसरा क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा क्या है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग, एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। चलो अभी ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। सो एज पर एसेट 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एज पर एसेट 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एक नया ऐसे है एज पर एसे 220। तो अपन ने ऐसे 200 देख लिया अभी तक। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो हमने ऊपर देखा था उसका एक क्वेश्चन अपन ने देख लिया। ऐसे 220 जो है वो कहाँ पे है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है। जो ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, करेक्ट। इसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेगा? सीए फर्म जो है, जो ऑडिट पे जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेगा वो इस ऐसे में बताया है। द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि XYZ एंड कंपनी करके फर्म है, ठीक है। XYZ एंड कंपनी करके फर्म है, राइट। इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 पार्टनर है, X है, Y है और Z है, मैंने बोला था, राइट। तो अभी एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है सर? एंगेजमेंट पार्टनर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इसने क्या किया है? सीए फर्म XYZ एंड कंपनी को अपॉइंट किया है, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई फर्म का अपॉइंटमेंट होता है ना, तो उसमें बच्चों लिखा जाता है कि इस फर्म से कौन सा पार्टनर है जो इस फर्म का प्रतिनिधि रहेगा, राइट। बीजेपी है, बीजेपी का प्रतिनिधि कौन है? बीजेपी का प्रतिनिधि है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन है? कांग्रेस का प्रतिनिधि है राहुल गांधी, करेक्ट ना। तो ऐसे इस फर्म का भी एक प्रतिनिधि होगा हर ऑडिट में, ठीक है। तो इस ऑडिट में मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो इस फर्म का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि मतलब इस फर्म का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। क्या कहते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। कि भाई इस एंगेजमेंट में
मिस्टर एक्स जो है वो हमारे लिए कंसर्न पार्टनर है और वही सारा काम करेगा। तो इस कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? मिस्टर एक्स करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको एंगेजमेंट पार्टनर बनाया है सीए फर्म ने। सीए फर्म ने बोला है कि इस ऑडिट पे हमारे फर्म से मिस्टर एक्स जो रहेगा वो सारा काम करेगा और मिस्टर एक्स को हम लोग कहेंगे एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ क्या बोला है इन्होंने, यहाँ बोला है कि द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइन, ठीक है। जो भी ऑडिट एंगेजमेंट पे वो पार्टनर असाइन हुआ है उस ऑडिट एंगेजमेंट की ओवरऑल क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एंगेजमेंट पार्टनर लेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। ये किसने बोला? ये बोला एज पर ऐसे 220 में, ठीक है। इसके बाद में क्या है? द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर के जो एक्शंस है ना, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट एम्फसाइज, ठीक है। बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्वालिटी, ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी के ऊपर क्या क्या टॉप पॉइंट्स पे आपको एम्फसाइज करना है, ठीक है। जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स पे एम्फसाइज करना है वो ये बोल रहा है। ये थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसको आप इतना तवज्जो मत दो, ठीक है। नीचे वाली जो चीज़ है ना उस पर अपने को ध्यान देना है, ठीक है। क्या है? पहला क्या बोला उसने? द इम्पोर्टेंस टू द ऑडिट क्वालिटी ऑफ, ठीक है, द इम्पोर्टेंस टू द ऑडिट क्वालिटी ऑफ, पहला, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि आपको ऐसा काम परफॉर्म करना है जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करता है, ठीक है। तो जो ऑडिट क्वालिटी है आपकी, ठीक है, वो कैसी सही रहेगी कि आप ऐसा काम परफॉर्म करोगे जो कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स से एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करता है, ठीक है। सेकंड क्या है? कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज एप्लीकेबल। अब आईसीआई ने क्या बोला था? आईसीआई ने बोला था कि हर फर्म को अपने अंदर पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल, बोला था ना। तो वो बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ऑडिट करते वक्त आपको फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको भी कंप्लाई करना है। तो दो चीज़ों को कंप्लाई करने बोल दिया उसने कि आप जब वर्क परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्मिंग द वर्क दैट कंप्लाइज विद व्हाट? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या? मतलब स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, करेक्ट ना, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। और भी कोई अगर रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है तो उससे भी आपका जो काम है वो कंप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ में कुछ और लिखा है और आप कर कुछ और रहे, ठीक है। सेकंड उसने क्या बोला कि आपकी जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उससे भी कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। आपको अभी आपने ऑडिट कर लिया, ऑडिट करने के बाद में आपने रिपोर्ट बनाई, तो आपको ऐसी रिपोर्ट देनी है अप्रोप्रिएट हो उन सर्कमस्टेंसेस में जिसमें आपने ऑडिट किया है। मान लो आपने किसी कंपनी का ऑडिट किया है और सब कुछ सही है, आपको कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिले, तो आप एक अच्छा रिपोर्ट इशू करोगे, राइट। मान लो आपने कंपनी का ऑडिट किया जहाँ पे आपको बहुत सारे मिसस्टेटमेंट मिले, तो आप एक गंदा रिपोर्ट इशू करोगे, करेक्ट है ना। तो आपको ऐसा ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है जो कि अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कुछ आपने ऑडिट कुछ और किया और रिपोर्ट कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स, ठीक है। जो एंगेजमेंट टीम है, अभी सर एंगेजमेंट टीम मतलब क्या? आपने हमको एंगेजमेंट बताया, एंगेजमेंट क्या होता है, आपने हमको एंगेजमेंट पार्टनर बता दिया कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है। अभी एंगेजमेंट टीम क्या है? एंगेजमेंट टीम क्या है? उस ऑडिट पे जो भी लोग ऑडिट करने गए हैं, अभी ऑडिट करने कौन कौन जाएगा? अपना एंगेजमेंट पार्टनर जाएगा, साथ में एक दो चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय जो रखे हुए वो जाएंगे, 5-6 आर्टिकल जाएंगे। ये पूरा जो टीम है इसको कहा जाता है एंगेजमेंट टीम। तो वो कह रहा है कि एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स। रिप्राइजल्स का मतलब क्या होता है? रिप्राइजल मतलब डरना कि भी मेरे को निकाल देंगे या मेरे को लोग उसमें कुछ आर्ग्यू करेंगे, यू नो। तो बिना डरे कोई भी एंगेजमेंट टीम को अगर कोई भी कंसर्न लगता है, कोई उसको बात बोलनी है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो आर्टिकल हूँ, मैं सर को कैसे बोलूँ, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है तो आपको आपके सीए को बोलना चाहिए,
करेक्ट है। तो एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न, उनकी एबिलिटी रहनी चाहिए कि वो कंसर्न रेज कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो आपसे दब के चल रहे हैं और आपको आपको आपसे डर डर के वो कुछ आपको बोल नहीं रहे, बस जैसा आप बोल रहे हो वैसा ऑडिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो ऑडिट क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। बी जो है द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ये आप काट दो पॉइंट। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, सो बेसिकली पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑडिट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो एंगेजमेंट पार्टनर। अगर आपको एक छोटा सा मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि स्टेट विच पार्टनर ऑफ अ फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट, तो आप क्या आंसर दोगे कि द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ द फर्म हु इज अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑडिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ दैट ऑडिट। मतलब जो भी एंगेजमेंट पार्टनर जो भी ऑडिट पे अपॉइंट हुए हैं उन पार्टनर्स की अपने अपने ऑडिट को लेके क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। सिंपल है, ठीक है ना। और क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस है, पहला है कि द वर्क शुड कंप्लाई, ये आप भले ही रफ पेज पे लिख लो आपको लर्न हो जाएगा। वर्क शुड कंप्लाई, वर्क परफॉर्म शुड कंप्लाई द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, शुड कंप्लाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और किसको कंप्लाई करना चाहिए? द वर्क शुड कंप्लाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। और सेकेंड किसको कंप्लाई करना चाहिए? इट शुड कंप्लाई लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकेंड पॉइंट क्या है? द वर्क शुड बी इन कंप्लायंस विथ firms quality control policies, right? थर्ड क्या है? हमने बोला था कि engagement teams ability to raise concern, engagement teams ability to raise concern। और एक हमने क्या बोला था कि ऐसी रिपोर्ट इशू करनी है जो कि अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, इशूइंग अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, डन। चलो ये हो गया, तो ये अपना अभी पहला पॉइंट कवर हो गया। इसमें से अपना पहला पॉइंट कवर हो गया, ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पहला पॉइंट अपना यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं पढ़ा, इसके अंदर 2 पॉइंट पढ़े। एक हमने ये पढ़ा कि द एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एंगेजमेंट फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। एंड सेकंड हमने क्या पढ़ा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट इन रिगार्ड्स टू दिस 4 थिंग्स। ठीक है ना, बस छोटा सा ये 4 पॉइंट है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या बोला हुआ है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते वक्त क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं? ठीक है, द ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है कि ऑडिटर को सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट तो ऐसा फालतू सा पॉइंट है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑर्डिनरली कंप्राइज द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स रिलेटेड टू एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप काट दो, इसमें भी कोई दम नहीं है। ठीक है, ये सब किससे कहानी है? अभी पढ़ो। फर्स्ट, ब्रॉडली अंडरस्टैंड व्हाट आर एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं ये अपने को समझने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, अपने को ऑलरेडी पता है एथिक्स क्या होते हैं, और एग्जाम के अंदर लिखना भी नहीं एथिक्स क्या होते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट आर एथिक्स। ठीक है, सो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर एथिक्स, हमको पता है एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स मतलब क्या? हमारे मॉरल वैल्यूज। ठीक है, सो एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ठीक है, एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है उनकी एथिक्स होता है कि हमको कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से काम करना है, तो इसको कहते हैं एथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल्स लाइक लॉ, मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आईसीआई का खुद का कोड ऑफ एथिक्स है जो सीए फाइनल में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो। The IESBA code establishes the following as the fundamental principles of professional ethics। ठीक है, जो IESBA बोर्ड है उसने नीचे दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया, मतलब
फंडामेंटल का मतलब क्या है कि ये कोर प्रिंसिपल्स है, ये तो रहने ही चाहिए। ये तो भैया आप कहीं भी ऑडिट के लिए जाओ, आप इंडिविजुअल क्यों ना हो, आप फर्म क्यों ना हो, आप में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रहने ही चाहिए बच्चों, ध्यान में रखना, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो वी शैल अंडरस्टैंड ब्रॉड मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज अंडर, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ब्रॉड मीनिंग और उनका इंटेंट हम लोग समझते हैं, ऐसा बोला गया है। चलो ठीक है, पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब मैंने क्या बताया था, इंटीग्रिटी मतलब मैंने बताया था कि भाई वो उसमें ना कोई छल कपट नहीं करना है, कोई फ्रॉड नहीं करना है, उसको सीधा सीधा अपना काम करना है, उसको कोई करप्शन के लिए बोले तो उसको मना करना है, ठीक है। इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटीग्रिटी के हिसाब से ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, मतलब किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, किसी से मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी उसके मन में है उसको बोलना है, ठीक है, उसको दबाना नहीं है कोई भी चीज़ को। तो इंटीग्रिटी रिक्वायर्स ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ऑडिटर को ऑनेस्ट भी रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहना है इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, सब इसमें ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। चलो ये पॉइंट बहुत सिंपल है इंटीग्रिटी के अंदर। इट इम्प्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज मतलब ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, तो इट इम्प्लाइज फेयर डीलिंग, मतलब भाई ठीक है, मैंने देखो 5 रुपए दिए, तूने मुझे 5 रुपए दिए, ये फेयर हुआ। मैंने देखो 10 रुपए दिए, तूने मुझे 10 रुपए दिए, ये फेयर हुआ। तो इट इम्प्लाइज दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इन फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, मतलब वो सच्चा रहना चाहिए, झूठा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। इट इफेक्टिवली मीन्स दैट ही शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन विच ही बिलीव्स contains a materially false और misleading statement, ठीक है। अभी ये contains स्टेटमेंट से आप पूरा काट दो, बस यही तक आप रोकना है। तो इंटीग्रिटी के अंदर 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बोला उसने, पहला पॉइंट उसने जो बोला ना, उसके बाद में दोनों पॉइंट जो है पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी वो क्या बोल रहा है कि इसका मतलब इफेक्टिवली क्या है कि ऑडिटर को ऐसे कोई भी रिपोर्ट से, रिटर्न से, कम्युनिकेशन से या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए नहीं रहना है जो इंफॉर्मेशन गलत है या जो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है। ऑडिटर को अपनी दूरी बनाए रखना है, ठीक है। मान लीजिए एक रिपोर्ट है जो पूरी गलत है लेकिन उसको ऑडिटर का साइन है, तो ऑडिटर का नाम खराब हो गया, ऑडिटर की इंटीग्रिटी जो है वो हैम्पर हो गई। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट से वो ऑडिटर एसोसिएटेड है, क्योंकि उस रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर का साइन है और इसके लिए ऑडिटर को जुर्माना भरना होगा। तो इसके लिए इंटीग्रिटी में क्या बोला हुआ है कि ऑडिटर शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट्स, एनी रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन व्हिच ही बिलीव्स कंटेन्स अ मटेरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ठीक है। डन। सो इंटीग्रिटी बहुत ही सिंपल था बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रिटी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो एथिकल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, आप प्लीज इसको लिख लीजिए। एक स्टिक नोट आपको लेना पड़ेगा, बड़ा वाला स्टिक नोट लेना पड़ेगा, या फिर कैसे लिखना है आप देखो, लेकिन ये स्टिक नोट लगाओगे तो बेटर रहेगा, स्टिक नोट से ही सही तरीके से होगा, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला है इंटीग्रिटी। स्मॉल राइटिंग में लिखना है आपको ताकि वो आपको दिखे बराबर। इंटीग्रिटी में अपने को 3 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला, ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो पहला क्या बोला उसने, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है, दूसरा पॉइंट बोला हुआ है इट इम्प्लाइज दैट ही शुड बिलीव इन ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग, ठीक है। तो क्या बोला है, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। और थर्ड क्या बोला है, should not be associated with report, information which is misleading। सिंपल है इंटीग्रिटी, बस इतने में आपका इंटीग्रिटी वाला एथिकल रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। चलो ठीक है, बहुत सिंपल है। इंटीग्रिटी में 3 पॉइंट है, इसको लर्न कर लो 3 पॉइंट को, बहुत सिंपल है। ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, फेयर डीलिंग एंड शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन व्हिच इज फॉल्स और मिसलीडिंग। चलो आगे आता हूं मैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स, जो ऑब्जेक्टिविटी है दैट रिक्वायर्स ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि
कि आप जब लंबे समय से ऑडिट करते हो तो आपके रिलेशन बन जाते हैं क्लाइंट के साथ में, और क्लाइंट के साथ में आपके रिलेशन बन जाते हैं तो उसी कारण क्या होता है कि आप अपना जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो बराबर बोल नहीं पाते, क्योंकि आपके क्लाइंट के साथ में रिलेशन है और आप क्लाइंट को अपोज नहीं करना चाहते, लेकिन इससे आपका ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो जाएगा। इसके लिए द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज, कि भाई अपने प्रोफेशनल जजमेंट के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस टू अदर्स, ठीक है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट जो वो काट दो, बिकॉज ऑफ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब आ जाएगा, जब जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसी कंपनी में मेरे पैसे लगे हैं, तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो इससे मेरा ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल। चलो ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल हमने देखा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या आ रहा, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर to be not to be biased in professional judgment, ठीक है, not to be biased, क्या बोला, not to be biased in professional judgment। प्रोफेशनल जजमेंट में आपको बायस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, नॉट टू बी बायस्ड इन प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, not to be biased in professional judgment due to conflict of interest, ठीक है, डन। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स दैट ऑडिटर अटेन्स एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल नॉलेज। क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स दैट ऑडिटर अटेन्स एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल at the level required to render competent professional services based on current technical and professional standards and legislation, and also act diligently and in accordance with technical and professional standards। क्या पॉइंट बोला है कि ऑडिटर जो है, the auditor should attain and maintain professional knowledge। अटेन का मतलब क्या है कि उसको पहले प्राप्त करना है, और आपने नॉलेज कौन सी प्राप्त करी है, आप सीए हो, यू आर स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आप जब सीए बन जाओगे तो आपने सारा प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो अटेन कर लिया। लेकिन सिर्फ अटेन करने से होगा क्या, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सीए बनने के बाद में आपको भी बुक्स पढ़ते रहना पड़ेगा, रिसेंट लॉस पढ़ते रहना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट से अपडेटेड हो, ताकि आपको कोई मार्केट में गिरा ना सके, ताकि आपको कोई ये ना बोल सके कि तू पुराना सीए है, तेरे को नई बातें नहीं पता, ठीक है। सो इट रिक्वायर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला जो सिस्टम है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर वाला जो एक एथिकल रिक्वायरमेंट है, इसमें ये बोला हुआ है कि जो ऑडिटर है उसको प्रोफेशनल नॉलेज अटेन करना है और उसको मेंटेन भी करना है, ठीक है। एंड ऐसे स्किल्स उसके पास में होने चाहिए एट द लेवल रिक्वायर्ड, ऐसे स्किल उसके पास में होने चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए चाहिए, ठीक है। एंड द स्किल्स एट द लेवल रिक्वायर्ड टू रेंडर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करने के लिए जो भी दूसरे स्किल्स रिक्वायर्ड है वो उसके पास में होने चाहिए। जिसका अब दूसरे स्किल्स क्या हो सकते हैं, उसको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ऐसे दूसरे स्किल्स भी उसके पास में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये बेस्ड वाला लाइन आप पूरा काट दो, ये बीच का तीसरा लाइन जो है ना ये पूरा आप काट दो, ठीक है। एंड से हम आगे बढ़ेंगे। एंड अब ये तो हो गई उसकी नॉलेज की बात, मतलब कॉम्पिटेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ड्यू केयर की। अब क्या बोल रहा है वो कि उसको डिलीजेंटली एक्ट करना है। डिलीजेंटली मतलब केयरफुली, सावधानी से उसको, ऐसे नहीं कि भाग रहा हो, उसको सावधानी से आराम से केयरफुली एक्ट करना है ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो उसको दिख जाए। तो ही शुड एंड ऑल्सो टू एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको डिलीजेंटली एक्ट करना है, ठीक है। तो डिलीजेंटली उसको धीरे धीरे काम करना है। एंड ऑल्सो टू एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग हो गया, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ऐसे जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, टेक्निकल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उसको काम करना है, ठीक है। सिंपल है। अभी डिलीजेंस इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, थरोली एंड ऑन टाइमली बेसिस। अभी ये डिलीजेंस वाला पॉइंट आप पूरा काट दो क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को ये दो पार्ट में बांट दिया। सिंपल है, चलो ठीक है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस
एंड ड्यू केयर, राइट है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में क्या बोल रहा है वो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में ये वो बोल रहा है कि द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेन, पहले तो प्राप्त करना है उसको, टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड skills required to deliver the professional engagement। पहले तो भाई उसको सारा जो है प्रोफेशनल नॉलेज को प्राप्त करना है, मेंटेन करना है, उसके बाद में सारे स्किल्स भी होने चाहिए। ये तो हो गए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात कि हाँ भी कॉम्पिटेंट है। फिर हमने क्या पढ़ा कि ही शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी ड्यू केयर में उसको क्या बोला हमने कि ही शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो एक पॉइंट कॉम्पिटेंस का हो गया, एक पॉइंट डिलीजेंस का हो, ड्यू केयर का हो, ठीक है। चलो उसके बाद में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या आता है कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत सिंपल है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि मान लो रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, मतलब रिजल्ट मतलब क्या कि मार्च एंडिंग में इसका प्रॉफिट डिक्लेयर होने वाला है सेबी पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है ना। और आप इसके ऑडिटर हो, ठीक है। यू मिस्टर सीए जो है, आप इसके ऑडिटर हो और आपको तो पहले से मालूम रहेगा ना क्या प्रॉफिट आ रहा है, राइट। अभी आपको पहले से मालूम है क्या प्रॉफिट आ रहा है और आपने जाके न्यूज़ में बोल दिया, आपने न्यूज़ चैनल में बोल दिया कि इसका प्रॉफिट क्या आने वाला है, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी। आपने क्या किया, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी, समझे। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कर दी, ब्रीच कर दी। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के दौरान, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स के दौरान आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका काम है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना है और किसको वो बताना नहीं है, ठीक है। सिंपल है। तो यही बोल रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो कि उसको एक्वायर हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी भी सिंपल है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी में ये बोला हुआ है कि यू शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बस, ठीक है। और लास्ट क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट ही नोज और शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, ठीक है। जब भी वो कोई भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट पे अपॉइंटेड है तो उसको सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है, ठीक है। और उसको ऐसे कोई भी कंडक्ट नहीं करना है, कंडक्ट मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, ठीक है। मान लो आप एज सीए बन के ऑडिट पे गए और मालूम पड़ा वहाँ पे आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, आप लिकर कंज्यूम कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, राइट। वो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करेगा, तो आपको ऐसा कोई भी कंडक्ट अवॉइड करना है, ठीक है ना। चलो लास्ट है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या बोला है, प्रोफेशनल बिहेवियर में ये बोला है कि ही शुड कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन, और क्या बोला है, अवॉइड एनी कंडक्ट विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन,
ठीक है, चलो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। तो अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्टेट द एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिटर या ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर, क्या क्वेश्चन आ सकता, क्या बोल सकता, वो ये बोल सकता कि स्टेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स दैट आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या ध्यान रखना है आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा इंटीग्रिटी, पहला हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रिटी। ठीक है, पहले तो हम इसको ओवरऑल देखते हैं, क्या हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, क्या 5 पॉइंट है, फिर से बोलो, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के बाद में ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर से बोलो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और फिर 2 प्रोफेशनल के वर्ड, ऐसा याद रखो उसको, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये तो इतनी सिंपल है, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। और 2 प्रोफेशनल वाले, 2 प्रोफेशनल वाले कौन से हैं, एक है प्रोफेशनल बिहेवियर और एक है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, अभी बात करते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या बोला कि ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, he should be fair dealing and he should believe in fair dealing and truthfulness। and third point इसमें क्या बोला, तो he should not be associated with any report या information which is misleading and which contains misstatement। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या बोला कि he should not have any bias, ठीक है, he should not have any bias in any प्रोफेशनल जजमेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसका कोई भी बायस नहीं रहना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल जजमेंट में उसका बायस नहीं रहना चाहिए, उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में क्या आया कि ही शुड अटेन एंड मेंटेन द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्स टू डिलीवर द प्रोफेशनल एंगेजमेंट। उसके पास में सारे नॉलेज रहनी चाहिए, उसको मेंटेन भी करना है, सारे स्किल्स भी रहने चाहिए। और ड्यू केयर के लिए क्या बोला कि ही शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, he should act diligently and comply with professional and ethical requirements। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या बोला कि he should respect the confidentiality of information which he has obtained during the course of professional engagement। उसको जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को उसको रिस्पेक्ट करना है। और लास्ट है प्रोफेशनल बिहेवियर, उसमें 2 पॉइंट बोले हैं, एक बोला है कि he should comply with laws and regulation, दूसरा बोला है कि he should not conduct any activity, he should avoid any conduct ऑफ एक्टिविटी विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। हमारे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, डिस्क्रेडिट मतलब बदनाम करे, हमारे प्रोफेशन को बदनाम करे, ऐसा कोई भी एक्टिविटी उसको नहीं करना चाहिए। डन, तो हो गया। चलो ये एथिकल रिक्वायरमेंट का चार्ट भी मैंने आपको बनवा दिया, ये हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी ये क्या बोल रहा है, द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर जो है उसको एंटिटी का इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि XYZ लिमिटेड का ऑडिट वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, और XYZ एंड कंपनी को अपॉइंट किया है, ठीक है, और इसमें मिस्टर एक्स जो है वो इस CA फॉर्म के पार्टनर भी है और इस कंपनी में डायरेक्टर भी है, चलेगा क्या, पूरा की पूरा इंडिपेंडेंस तहस नहस हो जाएगा, राइट। तो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी सब्जेक्ट टू द ऑडिट। जो एंटिटी ऑडिट में और जो एंटिटी का ऑडिट हो रहा है उससे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। द कोड डिस्क्राइब्स इंडिपेंडेंस एज कंप्राइजिंग बोथ। अभी जो कोड ऑफ एथिक्स है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंस को 2 तरीके से बताया है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, डन। अभी क्या है, अभी ये जो है यहां से आप पूरा काट दो, यहाँ तक ये कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये सब ऐसे और उसकी छोटी छोटी बातें ये अपने रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अभी अपन आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द प्रोफेशनल्स। भाई जितने भी प्रोफेशनल्स इंडिया में हैं या जितने भी प्रोफेशनल्स वर्ल्ड में हैं उनमें इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ये तो इंटीग्रल एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। ठीक है, बट आर मोर सो इन द केस ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर इंडिपेंडेंस नहीं है तो ऑडिटर की रिपोर्ट का वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जजमेंट जो है, अब मान लीजिए कोई
अब मान लीजिए आप और आपके साथ के आपके दो फ्रेंड और हैं, ठीक है, आप ऊपर आसमान को देख के बोल रहे हो स्काई ब्लू है, ठीक है, आपके दूसरे दोस्त ने बोला नहीं यार स्काई तो रेड है, और आपने बोल दिया हाँ हाँ तू बराबर बोल रहा है स्काई तो रेड ही है। मतलब आपका जजमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका जजमेंट आपके दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपका दोस्त सोचता है वही आप सोचने वाले हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के इच्छा के अनुसार आपका जजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, आपका जजमेंट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइजली, इंडिपेंडेंस को प्रिसाइजली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट डीलिंग विद इंडिपेंडेंस आर फ्रेम्ड प्राइमरीली विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, द रूल्स देमसेल्व्स कैन नॉट क्रिएट, अभी ये वाला पॉइंट, ये वाला पैराग्राफ पूरा काट दो आप, ठीक है, ये सब है ना बहुत टेक्निकली कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इंडिपेंडेंस का बारे में ध्यान में रखना, तो केवल ये वाला पैराग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपको डायरेक्टली थर्ड पैराग्राफ पे आना है। देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के ऊपर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव है ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के, दो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। वो क्या है दोनों? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, ठीक है, और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब आपके दिमाग का इंडिपेंडेंट होना, तो क्या बोलता है? द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब क्या है कि ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, अपन बोलते ना कि यार आज मेरे से बात मत कर, आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत खराब है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब आपके दिमाग की परिस्थिति, ठीक है। द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब ये है कि एक इंसान का ऐसा दिमागी हालत होना, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना कि दूसरों के इन्फ्लुएंसेस से वो अफेक्ट नहीं होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। दूसरों के इन्फ्लुएंसेस से वो अफेक्ट नहीं होगा, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism। and जैसे ही वो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो उसमें इंटीग्रिटी भी रहेगी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी रहेगी और उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी रहेगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या होता है? द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस that are so significant that a third party would reasonably conclude an auditor's integrity, objectivity or professional skepticism had been compromised। मतलब कैसा बोल रहा है वो कि आपके जो हालचाल है, आपका जो चलने का तरीका है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो अपीयरेंस है, वो अपने आप में ही एक शक पैदा कर रहा है कि आप बिक चुके हो, कि आप करप्ट हो चुके हो, ठीक है, वो ये बात कर रहा है। द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को आपको अवॉइड करना है, ऐसे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से आपको अवॉइड करना है, ऐसे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को आपको अवॉइड करना है दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो इतने सिग्निफिकेंट है कि कोई तीसरा आदमी अगर आपको देखे तो रीजनेबली ये कंक्लूड कर दे कि ऑडिटर का इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस आपको पैदा ही नहीं करने हैं, ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को आपको अवॉइड करना है जिसके कारण एक तीसरा आदमी ये सोचे कि ऑडिटर का इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गया है। सिंपल है। तो अगर इंडिपेंडेंस के ऊपर आया, ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, तो आप क्या लिखोगे कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी तो हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस जो है वो हर प्रोफेशन का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, और अकाउंटेंसी प्रोफेशन में तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन, कि एक आदमी का जो जजमेंट है वो दूसरे आदमी के विशेष पे या डायरेक्शन पे सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज आप लिखोगे। फिर आप क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंस हैज टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव, देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। क्या है? देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव मतलब विचारधारा। देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, उसमें आप लिखोगे दो पार्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस।
इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में आप क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप ये लिखोगे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में आप क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब कि द स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड विच अवॉइड्स इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर पर्सन eventually safeguarding the integrity, objectivity and professional skepticism। लिखो मेरे साथ में, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो दूसरों से हुए हुए इन्फ्लुएंसेस को अवॉइड करता है ताकि वो अपने इंटीग्रिटी को, अपने ऑब्जेक्टिविटी को और अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को सेफगार्ड कर पाए। ठीक है, चलो ये हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस मतलब टू अवॉइड एनी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, टू अवॉइड एनी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस that cause a third person to believe that auditor's integrity is compromised। ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करो जो कि एक तीसरे आदमी को, थर्ड पार्टी को ये बिलीव करा दे कि ऑडिटर का इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंस के। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्टेट द टू इंटरलिंक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें आप लिखोगे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में क्या लिखोगे? ऐसा स्टेट ऑफ माइंड विच अवॉइड्स इन्फ्लुएंसेस बाय अदर पर्सन, ठीक है, सो दैट इट सेफगार्ड्स द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऑफ द ऑडिटर। और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस में क्या लिखोगे? टू अवॉइड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस that allow third party to assume that the independence, integrity and objectivity of the auditor is compromised। ठीक है, कि ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करिए जो कि कोई तीसरे पर्सन को ये ऐसा महसूस कराए कि ऑडिटर का इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऐसी कोई भी चीज़ में आप इंडल्ज मत होइए, ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आप अपना हिस्सा ना लीजिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, सिंपल है, डन। अभी ये जो लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। आपका जो इंडिपेंडेंस है ना, वो लोगों को दिखना चाहिए। सिर्फ आप अपने आप में मत सोच लो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और लोगों के सामने ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आप डिपेंडेंट हो, दूसरों के थॉट्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा कुछ बोल रहा है वो आप बोल रहे हो। ठीक है, लोगों को भी ये लगना चाहिए। तो ये लाइन का मतलब वो है। अभी देखो, ये यहाँ से जो यहाँ तक है ना, ये पूरा जो है ये आपको इग्नोर करना है। ये एक बार आप खुद से पढ़ लो लेक्चर होने के बाद, अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए अगर इंडिपेंडेंस के ऊपर आया तो अपने को ये पैराग्राफ लिखना है, फिर अपने को लिखना है कि देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में आपको ये दो चीज़ लिखनी है। बस इतने में आपको ये इंडिपेंडेंस कंक्लूड करना है। ठीक है, उसके पहले ये दो मैंने कटवाया था। ठीक है, और ऊपर फिर मैंने आपको पूरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कराए थे। तो हमने क्या देखा अभी तक? एथिकल रिक्वायरमेंट हमने क्या देखा? एक देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या था? इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और अपना प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा इंडिपेंडेंस के बारे में हमने देखा कि इंडिपेंडेंस मतलब क्या? इंडिपेंडेंस मतलब योर थॉट्स आर नॉट डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन। एंड उसके बाद में हमने देखा कि देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, चलो डन, ये अपना हो गया। नाउ अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फॉर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो।